सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है तात्या टोपे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है, हमें हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहिए, यानी कि किसी की गुलामी में रहकर जीना नहीं चाहिए। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का पहला दृश्य है दृश्य 1। घोड़ों के टापों की आवाज। धीरे धीरे घुड़सवार एकत्र हो जाते हैं। टापों की आवाज के साथ साथ तात्या टोपे की जय का नारा लगता है। तो राव साहब पेशवा कहते हैं, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। अब कुछ सोचने का अवसर मिला है, आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। तो यहाँ पे बच्चों राव साहब पेशवा क्या कह रहे हैं कि कई दिनों से फिरंगी यानी कि जो अंग्रेज है वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो आज पहली बार उनसे पीछा छुड़वाकर वो किससे मिले हैं, तात्या टोपे अपने दोस्तों से मिले हैं। तो उनसे मिलकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर एक कहता है, मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेजों से लड़ता रहा। मैं अब भी लड़ने को तैयार हूं, पर महारानी के वीर गति प्राप्त हो जाने तथा नाना साहब के लुप्त हो जाने के बाद क्या यह उचित होगा कि हम आगे लड़ें? अंग्रेजों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। फिर तात्या टोपे कहते हैं, राजनीति तो यही कहती है जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई राजनीति से भी बढ़कर एक और नीति होती है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ। जोर से सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीति दांव पेच के लिए मैं झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि ऐसी आशा ना होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज। तो हम फिर यहाँ देखते हैं कि तात्या टोपे क्या कहते हैं कि अगर जो तुम राजनीति की बात कह रहे हो तो वो तो यही कहती है, पर प्यारे भाई राजनीति से भी बढ़कर एक और चीज होती है, एक और नीति होती है। तो मैं उसी का अनुयायी हूँ। वो जोर से कहते हैं, सरदार, क्या तुम समझते हो कि राजनीति दांव पेच के लिए झांसी से निकल आया हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरा साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि ऐसी आशा ना होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। फिर तलवारों की झंझनाहट के साथ तात्या टोपे की जय जयकार की आवाज आती है। फिर सरदार कहते हैं, सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इस समय अंग्रेजों की चढ़ती है, भारतीयों में एकता नहीं है, इसलिए सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तो सरदार क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ रहा हूं, मैं तुम्हारा साथ भी देता हूं, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि अंग्रेज जो है वो ज्यादा है और भारतीयों की जो एकता है वो बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए हो सकता है कि हमारी सफलता की आशा जो है वो बहुत थोड़ी हो, बहुत कम हो। फिर तात्या टोपे कहते हैं, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को आंका नहीं जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते तो घर लौटकर भी हम क्या कर लेंगे? इससे तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा ले। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास करता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे।
किसी देश में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। फिर तात्या टोपे क्या कहते हैं बच्चों, वो यही कहते हैं कि मेरे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को आंका नहीं जा सकता, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई भी युद्ध लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें उसमें सफलता ही मिले। तो इस संबंध में वो सोचते हैं, तात्या टोपे क्या सोचते हैं कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते, तो अगर हम घर भी लौट गए तो हम क्या कर लेंगे, कि अगर हम युद्ध करने से पहले ही हार जाएंगे और सोच कर कि हम तो इतने लोगों में नहीं लड़ पाएंगे, बहुत कम लोग हैं हमारे, और फिर हम घर लौट जाएंगे, तो वो भी एक प्रकार की क्या है, हार ही होगी। तो जो तात्या टोपे है वो क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो है कि हम क्या बने, लोगों के लिए उदाहरण बने, ताकि जो स्वतंत्रता की लड़ाई अगर कोई और हमारे बाद लड़े तो उनके लिए हम उदाहरण बने कि इतने कम लोगों में भी हमने लड़ाई को नहीं छोड़ा, हम लड़े। और वो क्या मानते हैं कि वो यही मानते हैं कि अगर लड़ते लड़ते इंसान मरता है तो वो कहाँ जाता है, वो स्वर्ग में जाता है, और अगर लड़ते लड़ते वो जीत जाते हैं तो उन्हें क्या प्राप्त होगी, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उन्हें स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। और वो यही कहते हैं कि किसी दशा में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए, यानी कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। फिर राव साहब पेशवा कहते हैं, हमारी शक्ति कम है, इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेजों के सम्मुख युद्ध नहीं करना है। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क स्थापित करना है हमें। फिर एक घोड़े की टाप की आवाज आती है। फिर दूत कहता है, आकर घबराहट में सेनापति, अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। फिर तात्या टोपे कहते हैं, मैं ऐसी आशंका कर रहा था, अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाएं। अच्छा चलो, भारत माता की जय। फिर हम क्या देखते हैं कि राव साहब क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम अपनी शक्ति को ऐसे ही बर्बाद ना करें। अगर हम लड़े तो हम ये चाहते हैं कि हम अच्छे से लड़े, यानी कि जितने शत्रुओं के उसमें जितने लोग हैं, हमारे सेनापति भी उतने ही हो। तो वो इसलिए क्या कहते हैं कि वो अपनी शक्ति की रक्षा करने चाहते हैं। तभी उन्हें एक घोड़े के टाप की आवाज आती है, तभी उनका दूत आता है घबराते और कहता है कि सेनापति, अंग्रेजों का की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है, यानी धीरे धीरे अंग्रेजों के जो सेनापति लोग हैं, जो लोग हैं, वो युद्ध के लिए वापस आ रहे हैं। फिर तात्या टोपे कहते हैं कि मुझे इसी की आशंका थी, यानी कि मैं जानता था कि ये होने वाला है, और अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। फिर प्रस्थान होता है सबका। फिर अंग्रेज कहते हैं, वह जासूस, तुम को किडर लाया, इधर तो कोई भी नहीं आए। फिर जासूस कहता है घबराहट में बोलता हुआ, हुजूर अभी तो यही थे, देखिए ना, चारों तरफ की झाड़ियां घोड़ों से रौंदी हुई है। यह देखिए घोड़े की नाल, यह देखिए घोड़े की एक नाल, अभी वे यही थे। फिर अंग्रेज कहता है, यह लो तुम अपनी बख्शीश, गिनने में 5 रुपयों की आवाज। फिर क्विक मार्च, घोड़े की टापों की आवाज। फिर दृश्य दूसरा। फिर दृश्य 2, राव साहब पेशवा कहते हैं, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई है कि अब वह भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? फिर तात्या टोपे कहते हैं, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने यही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है, तो उसके लिए प्रस्तुत है। फिर हम क्या देखते हैं कि अब दृश्य 2 में हम क्या देखते हैं कि अब राव साहब पेशवा कहते हैं कि अब हमारी जो सेना है वो भागते भागते बहुत ज्यादा थक गई है, तो अब उनमें और ताकत नहीं है कि वो और भाग पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो तात्या टोपे से पूछते हैं। तो तात्या टोपे यही कहते हैं कि अब अगर हम भाग नहीं सकते तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमें लड़ना चाहिए, और अगर हमारे भाग्य में यही लिखा है कि हमें शहीद होना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम ऐसे ही शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। फिर राव साहब पेशवा कहते हैं, शत्रु की सेना के पास 4 तोपें भी हैं।
सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं, वह हमारी ओर बढ़ रही है। फिर तात्या टोपे कहते हैं, पर क्या? चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। फिर राव साहब पेशवा कहते हैं, ठहरिए, देखिए सामने शत्रु सेना ठहर गई है। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है, शायद वह कुछ संदेश ला रहा हो। फिर सरदार कहते हैं, शायद वह यह संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दें। फिर तात्या टोपे कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। फिर राव साहब पेशवा कहते हैं, नहीं सेनापति जी, ठहरिए। दूत अवध्य होता है। चिल्लाकर, सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर दूत कहता है, पास आता हुआ, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं। फिर पास आकर, तात्या टोपे की जय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। यह ना समझिए कि केवल आपके ये अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवासी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटक कर सलामी देता है। मैं सलामी देता हूँ। फिर तात्या टोपे कहते हैं, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है, नहीं तो हम 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं। फिर राव साहब पेशवा कहते हैं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है? नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर लें। फिर दूत कहते हैं, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी। उनके आने के पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। फिर तात्या टोपे कहते हैं, हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है। पहले बूंद बूंद सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो, हम लोग अपने और भाइयों से मिले, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों की टापों की आवाज दूर तक जाती है। फिर उधर से स्वतंत्र भारत माता की जय, तात्या टोपे की जय की आवाज आती है। फिर दूत धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाता है। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों कि अब धीरे धीरे साहब पेशवा मना कर रहे हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं लड़ सकते, इतने कम लोगों में हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। और वहां पे तात्या टोपे कह रहे हैं कि अब हमें लड़ना ही है। फिर तभी वहां पर एक अनजान दूत आ जाता है और दूत उनके पास आकर क्या कहता है कि मैं आपकी लड़ाई को रोकने आया हूं, लेकिन मैं इसलिए रोकने नहीं आया हूं कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूं। मैं इसलिए रोकने आया हूं कि और लोग आपका इंतजार कर रहे हैं इस पहाड़ी के पीछे। आपके लाखों भारतवासी देश आपका इंतजार कर रहा है और सभी लोग क्या चाहते हैं, भारत को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी सेना आपका साथ जरूर देगी। फिर तात्या टोपे उस दूत को बुला लेते हैं और कहते हैं कि चलो, हमें भरोसा है कि तुम्हारे जैसे और लोग होंगे, क्योंकि हम 2-4 में तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। फिर राव साहब पेशवा कहते हैं कि चलो अब अंग्रेजी सेना को हम खत्म करते हैं। फिर तात्या टोपे कहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी हमें अपनी शक्ति ऐसे नष्ट नहीं करनी चाहिए, पहले बूंद बूंद से हम सागर बना लेते हैं, यानी कि हम धीरे धीरे अपनी सेना को और बढ़ा लेते हैं, तब जाके हम उन पर वार करेंगे। तभी वो दूत क्या करता है, धोखे से तात्या टोपे को अंग्रेजी अधिकारी के पास ले जाता है। फिर हम देखते हैं इस अध्याय का तीसरा दृश्य, दृश्य 3। पर्दा उठता है अदालत में तात्या और जज। तो जज कहता है, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। फिर तात्या टोपे कहता है, यह न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर यह ढोंग क्यों? मैं ना तो कोई न्याय चाहता हूँ और ना इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। तो तात्या टोपे को कहाँ ले जाया जाता है बच्चों? कोर्ट में ले जाया जाता है। फिर वहां पर जज होता है, तात्या टोपे होते हैं, तो उनके बीच में वार्तालाप चल रही होती है। तो जज कहते हैं कि तुमने सरकार को धोखा दिया है, तो तुमने न्याय किया है। फिर तात्या टोपे कहता है कि ये न्याय का तमाशा क्यों किया जा रहा है? मैं जानता हूं कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था तो मुझे फांसी की सजा दी जाएगी, तो इसलिए ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? मैं ना कोई न्याय चाहता हूं, ना कोई मुकदमा में भाग लेना चाहता हूं। फिर जज कहते हैं, नहीं,
तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको जो कुछ कहना हो कहो। फिर तात्या टोपे कहते हैं, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत करो, मैं हार गया, मुझे सीधे से फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। तो फिर हम क्या देखते हैं कि जो जज है वो तात्या टोपे को ऐसा दिखा रहे होते हैं कि उनके साथ न्याय किया जाएगा, तुमको अगर कुछ कहना चाहते हो तो तुम जरूर कहो। तो तात्या टोपे क्या कहते हैं कि ये न्याय, तुम न्याय का नाम ले लेकर उसको बदनाम मत करो, क्योंकि न्याय तो तब होगा जब सारे देशवासी जो हैं वो जाग जाएंगे। अब चाहे मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पर देर या सवेर से न्याय जरूर होकर रहेगा और मैं तुमसे कोई भी न्याय नहीं चाहता हूं। फिर जज कहता है, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि यह कानून और इंतजाम पर खड़ा है। फिर तात्या टोपे कहते हैं, निराधार कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि कभी ना कभी तुमको यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर भागना ही पड़ेगा। फिर जज कहते हैं, तुम्हें फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि तुमने महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत किया। फिर तात्या टोपे कहते हैं, यह और बात है कि इस समय तुम प्रबल हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए, तुम्हारी हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए हो। मैंने तो केवल अपनी क्षुद्र शक्ति से उसे रोका है। मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो, पर याद रखना एक दिन तुम यहाँ से निकाले जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो जज है वो तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है क्योंकि तुमने क्या किया है, महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत की है। तो तात्या टोपे कहते हैं कि यह और बात है कि इस समय तुम प्रबल हो और तुम मुझे फांसी की सजा दे रहे हो, लेकिन मेरा दोष क्या है कि तुमने मेरे देश में आकर चढ़ाई की, लोगों पर अत्याचार किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे देश में नहीं आया हूं, तुम लोग मेरे देश में आए हो। तो बगावत कौन कर रहा है, तुम लोग कर रहे हो। फिर जल्लाद कहता है, लो जल्दी करो, देर हो रही है। लोहार जल्दी से कैदी की बेड़ियां काट दो। फिर तात्या टोपे कहते हैं, बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता है, मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके। रहा शरीर, वह तो तुम लोगों का कैदी ही है। फिर जल्लाद कहते हैं, मैं यह सब कुछ नहीं जानता, फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है, लोहार जल्दी करो। फिर बेड़ियां काटने की आवाज आती है, अंत में बेड़ियां काटकर अलग कर दी जाती है। फिर तात्या टोपे कहते हैं, कभी इस प्रकार हमारी भारत माता की बेड़ियां कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। फिर जल्लाद कहता है, लाओ मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूं। फिर तात्या टोपे कहते हैं, मैं खुद गले में फंदा डाल देता हूं, लो यह फंदा डालता हूं। स्वतंत्र भारत की जय जय। फिर तख्ता गिरने की आवाज, फिर राष्ट्रीय संगीत बजता है। तो बच्चों हम अंत में क्या देखते हैं कि अब जो जल्लाद होता है वो क्या कहता है कि चलो इसकी जल्दी से बेड़ियां काट देते हैं। जो जंजीर पहनाई जाती है तो उस जंजीर को काटने के लिए कहते हैं। फिर तात्या टोपे कहते हैं कि तुम इन बेड़ियों को तो काट दोगे, लेकिन मेरे मन में बेड़ियां काटने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मन में तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा जो स्वामी है यानी कि तुम्हारे जो अंग्रेज हैं वो कभी भी बेड़ियां नहीं पहना पाए हैं, तो ये तो केवल शरीर है जिसे तुम बेड़ियां काट रहे हो। फिर जल्लाद कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन फांसी से पहले ये रिवाज है कि बेड़ियां काटनी पड़ती है। फिर उनकी बेड़ियों को काटा जाता है और फिर अंत में उन्हें फांसी दे दी जाती है। और फांसी देते समय भी वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की जय। तो बच्चों तात्या टोपे के आधार पर हम देख सकते हैं कि वो क्या चाहते थे कि हमारा जो देश है, भारत देश है, वो आजाद रहे। तो हमें हमारे अंदर भी इसी प्रकार की भावना हमारे देश के लिए होनी चाहिए कि वो कभी किसी का गुलाम नहीं बनेगा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।